हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसको देखने वाले हैं, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख के जाइए। हिंदी मीडियम में वीडियो होने वाला है, इंग्लिश में भी आएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाली वीडियो देख लो, ठीक है। DU सॉल एनसी वेब सभी जगह ये काम आएगी, तो बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, एकलव्य स्नातक 1, यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और आप उसे पढ़ सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि तुलनात्मक राजनीति के बदलते स्वरूप और विषय क्षेत्र का परिचय देना है, ठीक है। यानी कि आपको तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप बदल रहा है इसके बारे में बताना है, फिर इसका विषय क्षेत्र बताना है, यानी हमें इसमें किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और वर्तमान समय में इसे किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति, आखिर तुलनात्मक राजनीति क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, जैसे मान लो ये इसमें दो देश, जैसे मान लो एक देश है अमेरिका, दूसरा देश है भारत यानी इंडिया, ठीक है। मान लीजिए दो देशों की जो संस्थाएं होती है, राजनीतिक संस्था हो गई, राजनीतिक व्यवस्था हो गई, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल जो प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, इनका जब अध्ययन किया जाता है यानी आपस में इनको तुलना की जाती है दोनों देशों के, तो इसको हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं, ठीक है, या तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। अब ये दुनिया के किसी भी देश की तुलना की जा सकती है, जैसे भारत में न्यायपालिका कैसी है, जापान में न्यायपालिका कैसी है, इन दोनों को तुलना की जा सकती है। भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है, इजराइल में जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसको आपस में कंपेयर किया जा सकता है। तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश का किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से जब तुलना की जाती है तो उसको हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति जो है ये राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनकी जो संस्थाएं होती हैं, उनकी जो प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रारंभ में क्या होता है, इसका अध्ययन केवल सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं तक सीमित था, लेकिन समय के साथ क्या होता है, इसका स्वरूप बदल गया, ठीक है। यानी इसका स्वरूप और विषय क्षेत्र जो था वो बदला, यानी उसमें चेंजेस आए, यानी व्यापक होता गया, यानी कहने का मतलब है कि बड़ा होता गया। आधुनिक युग में देखें तो तुलनात्मक राजनीति जो है इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैश्विक कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। पहले क्या होता था, केवल जो सरकारी संस्थाएं हो जाती हैं या जो संवैधानिक संस्थाएं, उसी का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। लेकिन आज के समय में इसको बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैश्विक सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का बदलता हुआ स्वरूप, यानी इसका स्वरूप जो है आज के समय में देखा जाए तो बदल रहा है। प्रारंभिक काल में तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप जो था वो परंपरागत था, ठीक है। इसमें क्या होता था उस समय में, प्रारंभिक काल में संविधान के बारे में, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई, ऐसी जो संस्थाएं होती हैं इसका वर्णात्मक अध्ययन किया जाता था। यानी दो देशों के संविधान को आपस में कंपेयर कर लिया, वहाँ की विधायिका को कंपेयर कर लिया, मान लीजिए वहाँ की कार्यपालिका को कंपेयर कर लिया, न्यायपालिका को कंपेयर कर लिया, तो यही होता था शुरू में। और ये अध्ययन जो था ये ज्यादातर यूरोपीय देशों तक सीमित था, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज थी वहीं तक ये अध्ययन हुआ करता था, उसके बाहर ये होता भी नहीं था। लेकिन आज के समय में देखें तो इसका स्वरूप बिल्कुल बदल रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, ठीक है। यानी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था, उसके बाद जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण सामने आया, इसका विकास हुआ। फिर क्या होता है कि तुलनात्मक राजनीति जो थी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अब इसमें राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं, दबाव समूह, मतदान व्यवहार, नेतृत्व, इन सारे विषयों को शामिल किया जाने लगा, ठीक है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत लिमिटेड था तुलनात्मक राजनीति में कुछ ही चीजों का अध्ययन किया जाता था, जैसे न्यायपालिका को कंपेयर कर लेते थे, संविधान को कंपेयर कर लेते थे, ठीक है। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे उसमें राजनीतिक व्यवहार आ जाएगा, संस्कृति, पॉलिटिकल पार्टियां, ठीक है, दबाव समूह, इन सब का अध्ययन किया जाने लगा। आधुनिक समय में देखें तो तुलनात्मक राजनीति का जो स्वरूप है ये और भी ज्यादा व्यापक हो गया है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें विकासशील देश और वैश्वीकरण, मानव अधिकार, पहचान की राजनीति, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, सामाजिक आंदोलन, सबका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के समय में इसका स्वरूप जो है बहुत विकसित हो गया है। इस प्रकार ये केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन ना होकर समाज और राजनीति के जो बीच में संबंध है इसका भी अध्ययन बन चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र, यानी इसका स्कोप क्या है। तो स्कोप यानी विषय क्षेत्र को देखें तो यानी कि इसमें सीधा सीधा ये बताया जाना है आपको, ये बताना है कि किन किन चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें बतानी है।
तो देखिए, अगर इसमें हम देखें तो इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है विभिन्न प्रकार की, उसका अध्ययन किया जाता है, या मान लो कहीं पे अधिनायकवादी व्यवस्था है या सर्वसत्तावादी व्यवस्था है, इन सबको आपस में कंपेयर किया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर संसदीय और अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है, जिसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी कहा जाता है, इनको तुलना की जाती है, अध्ययन किया जाता है। संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था के जो है इसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। दलीय व्यवस्था यानी हर देश में अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था होती है, अलग पार्टी सिस्टम होता है। और निर्वाचन प्रणाली जो होती है उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, सामाजिक शक्ति संरचनाएं, अभिजात वर्ग, दबाव समूह, इन सबको अध्ययन किया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ का राज्य कैसा है, समाज के साथ कैसे उसके संबंध है, उसको देखा जाता है। वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका विषय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, जो आज के समय में बहुत ज्यादा क्या है, विस्तृत है। अब वर्तमान समय में इसके सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, तो इसमें क्या है, ये पश्चिम केंद्रित केंद्रित दृष्टिकोण है। पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे था, ये यूरोप में था, यूरोप में ही इसका अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में अब ये अलग अलग जगह पे इसका अध्ययन होने लगा है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्या है, यूरोप पे ही केंद्रित है। तो तुलनात्मक राजनीति जो है लंबे समय तक पश्चिमी देशों के अनुभव पे ही आधारित थी, यानी यूरोप के जो देश हैं उनके अनुभव पे आधारित थी। इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को इग्नोर किया गया है, यानी इनकी उपेक्षा हुई है, इनको उतना महत्व नहीं दिया गया है, ठीक है, यूरोप के देशों को ज्यादा महत्व दिया गया है। सेकंड पॉइंट है कि विविध सामाजिक परिस्थितियां, यानी हर देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग अलग होती है, इसलिए सभी देशों को समान आधार पर तुलना करना कठिन हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हर देश में राजनीतिक व्यवस्था अलग है। अब जैसी राजनीतिक व्यवस्था भारत में, इजराइल में वैसी नहीं होगी, जैसी इजराइल में है वैसी अमेरिका में नहीं होगी, जैसी अमेरिका में है वैसी जापान में नहीं होगी, ठीक है। यानी हर देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं, तो ऐसे में इनको कंपेयर करना एक साथ ये काफी कठिन होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वैश्वीकरण की चुनौती। आज के समय में देखें तो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, यानी वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। वैश्विक घटनाओं का भी बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो राजनीति का अध्ययन करना ना काफी जटिल हो गया है आज के समय में अगर हम देखें तो, ठीक है। फिर पहचान की राजनीति, यानी जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर राजनीति बढ़ने से राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता के सामने कई तरह की चुनौतियां भी उत्पन्न होने लगी है, ठीक है। फिर विश्वसनीय आंकड़ों की समस्या, यानी बहुत सारे विकासशील देश हैं, यहाँ पे जो राजनीतिक आंकड़े हैं, जो सूचना है, इसकी कमी है, जिसके कारण क्या है, वैज्ञानिक तुलना करना बहुत मुश्किल हो गया है। निष्कर्ष में आपको लास्ट में बताना है कि तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप जो है समय के साथ बहुत ज्यादा विकसित हुआ है और व्यापक हुआ है। अब इसमें केवल संवैधानिक संस्थाओं को ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन होता है, सामाजिक संरचनाओं को देखा जाता है, वैश्विक प्रभाव का भी इसमें अध्ययन होता है, ठीक है। आज के समय में देखें तो वैश्वीकरण का जमाना है, तो वैश्वीकरण हो गया, सांस्कृतिक विविधता हो गई, पहचान की राजनीति हो गई, ठीक है, पश्चिम केंद्रित दृष्टिकोण, ये कुछ चुनौतियां भी इसके सामने आ रही हैं। फिर भी तुलनात्मक राजनीति जो है विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए आज भी बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, कल्याणकारी राज्य क्या है। क्या आप मानते हैं कि वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कमजोर कर दिया है? अगर मानते हैं तो इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, राज्य, यहाँ पे राज्य का मतलब है सरकार, ठीक है। राज्य का मतलब क्या है, यहाँ पे सरकार से है, ठीक है, यानी राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है। और कल्याणकारी यानी ऐसी सरकार जो जनता के कल्याण के लिए काम करे, ठीक है, यानी जनता के हितों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करे, तो ऐसी सरकार को हम कल्याणकारी सरकार कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ी आसान भाषा में। कल्याणकारी राज्य आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करना है, ठीक है। यानी कि अब इसका मतलब आज के समय में अगर हम कल्याणकारी राज्य को देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार का काम केवल कानून बनाना है, केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, बल्कि अपनी जो जनता है, जनता के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को भी सरकार को ही करना है, ठीक है। आधुनिक युग में देखें तो राज्य से ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। अगर मान लो कोई सरकार जनता को रोजगार देती है, जनता को हेल्थ सर्विसेज देती है, ठीक है, जनता को शिक्षा उपलब्ध कराती है, जनता के लिए अच्छी स्कीम लेकर आती है जिससे कि जनता को फायदा हो, तो ऐसी सरकार को हम बोलेंगे कल्याणकारी राज्य। अगर मान लो सरकार ऐसी है जो जनता के लिए काम ही नहीं कर रही, तानाशाही टाइप की है, तो उसको कल्याणकारी राज्य नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात करते हैं कल्याणकारी राज्य का अर्थ। अगर आपने इतना समझ लिया तो अब आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखिए, कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। तो ये जो कल्याणकारी राज्य होता है, ये अपनी जनता यानी अपने नागरिकों के कल्याण के लिए यानी उनके फायदे के लिए उनको सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, यानी अपनी जनता का फायदा करना है, बस इस चीज को महत्व देता है। ये जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, आवास यानी उनके रहने की के लिए योजनाएं लाना, उनको घर देना, ठीक है, या गरीबी उन्मूलन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज में समानता स्थापित करना, लोगों को सामाजिक न्याय देना, आर्थिक सुरक्षा स्थापित करना, ये सब क्या होता है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, ठीक है। सेकेंड जब वर्ल्ड वॉर हो गया था उसके बाद यूरोप के कई देशों में कल्याणकारी राज्य की ये जो अवधारणा है ये तेजी से फैल रही थी, ठीक है। इसका विकास वहीं से हुआ है। अब बात करते हैं कि कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषता, यानी कल्याणकारी राज्य जो होता है इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो बहुत सिंपल है, यानी सबसे पहला पॉइंट है सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी समाज के सभी वर्गों को समान अवसर। यानी अगर मान लो कोई सरकार समाज के सभी वर्गों को समान अवसर दे रही है तो उसको हम कल्याणकारी राज्य कहेंगे। अगर कोई सरकार आर्थिक सुरक्षा यानी अपने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है, पेंशन देती है, सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाएं उपलब्ध कराती है, तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलेंगे, कल्याणकारी राज्य बोलेंगे, ठीक है। अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं यानी नागरिकों को सस्ती या निःशुल्क शिक्षा मिल जाए, उनको हेल्थ सर्विसेज मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, इलाज मिल जाए, दवाइयां मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे राज्य को हम क्या बोलेंगे, कल्याणकारी राज्य। गरीबी और असमानता को कम करना, यानी कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं चलाना, समाज में असमानता को खत्म करना, ठीक है। राज्य की सक्रिय भूमिका, यानी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अगर राज्य हस्तक्षेप करे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। फिर वैश्वीकरण और कल्याणकारी राज्य, यानी आज का जो दौर है वो वैश्वीकरण का दौर है। तो क्या वैश्वीकरण के दौर में कल्याणकारी राज्य जो है वो कमजोर हुआ है, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, तो चलिए समझते हैं। तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था जो है, बाजार और समाज एक दूसरे से काफी जुड़ गए हैं, ठीक है। आज के समय में उदारीकरण, निजीकरण और मुक्त व्यापार जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, ये सब इसके मुख्य तत्व होते हैं। तो कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहले के मुकाबले कमजोर कर दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे हम, इसको कुछ कारण देके समझेंगे। तो कारण क्या क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण है निजीकरण में वृद्धि। आपको पता है कि आज के दौर में प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, यानी वैश्वीकरण के कारण शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। इससे राज्य की जिम्मेदारी पहले के मुकाबले कम हुई है। बिल्कुल, आप देखोगे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट बसें हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये इतनी आ चुकी हैं कि राज्य की जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई है। दूसरा क्या है, सरकारी खर्च में कमी, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं सरकारों पे सार्वजनिक खर्च कम करने का दबाव डालती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कल्याणकारी योजना में कटौती करनी पड़ती है सरकारों को। अब सरकार जब कल्याणकारी योजना कम कर देगी तो जनता को उस तरीके का फायदा नहीं पहुंचेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मुक्त बाजार की नीति, यानी वैश्वीकरण जो है मुक्त बाजार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, कंपटीशन को बढ़ावा देती है। इसकी वजह से क्या है, सामाजिक सुरक्षा की जगह आर्थिक लाभ जो है इसको ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। फिर आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हो रही है, यानी वैश्वीकरण से अमीर जो है वो अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, जहां पे अमीर और गरीब के बीच में दूरी आपको देखने को मिलेगी। इससे कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को भी चुनौती मिली है, कल्याणकारी राज्य सही से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बताएंगे क्या कल्याणकारी राज्य पूरी तरीके से सच में कमजोर हो गया है। तो हम बोलेंगे कि वैश्वीकरण ने कल्याणकारी राज्य पे दबाव तो डाला है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। आज भी कई देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य बीमा देते हैं, रोजगार योजनाएं लेकर आती हैं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम अपने देश में चला रहे हैं, ठीक है। जैसे कोविड-19 के दौरान नागरिकों, ठीक है, जो हमारे नागरिक थे, नागरिकों के संरक्षण में हमारी सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। लोगों को राशन देना, उनको पैसा देना, ये सब काम सरकारें कर रही थी। भारत जैसे देशों में मनरेगा हो गया, या खाद्य सुरक्षा योजना हो गई, आयुष्मान भारत योजना हो गई, मुफ्त शिक्षा की योजनाएं हो गई, ये सब राज्य की कल्याणकारी योजनाएं ही हैं, ठीक है। तो ये भी क्या दिखाती हैं, कल्याणकारी राज्य को दिखाती हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष बताना है, यानी कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है, सामाजिक न्याय स्थापित करना है, लोगों को गरीबी से निकालना है, ठीक है। सरकारी खर्च जो है सरकारी खर्च में ऐसी योजनाएं लेकर आनी है, मतलब जिससे जनता को लाभ हो सके, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी थी। फिर वैश्वीकरण का दौर आ गया है जिसके कारण निजीकरण बढ़ रहा है, मुक्त बाजार और सरकारी खर्चे में कमी हो रही है, जिसके कारण कुछ हद तक देखें तो ये कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है।
अगला प्रश्न है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं, अभिजात वर्ग सिद्धांत जिसको एलाइड थ्योरी कहा जाता है, आखिर ये कौन सा सिद्धांत है, इसको समझते हैं। देखिए, ये सिद्धांत ये बताता है कि देखो, समाज में दो तरह के लोग हैं। एक तो हमारी जनता है, जनता यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, ठीक है, जो संख्या में तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये उतने ताकतवर लोग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, जो आप एलाइट क्लास कह लो, उनको अभिजात वर्ग कह लो, यानी ये संख्या में तो बहुत कम है, ये अल्पसंख्यक है, लेकिन ये पैसों के मामले में सत्ता तक इनकी पहुंच है, पावरफुल है, ठीक है, ताकतवर है। एक तरीके से सत्ता यही लोग चला रहे हैं, यानी कि एक छोटे से संगठन मान लो, या फिर मतलब कम संख्या वाले लोग जो है वो बड़ी संख्या वाले लोगों पे शासन कर रहे हैं। तो यही अभिजात वर्ग सिद्धांत है। ठीक है, तो इसी को हमको यहाँ पे डिटेल में समझना है। तो देखिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभिजात वर्ग सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समाज में वास्तविक सत्ता यानी असली जो ताकत होती है, सत्ता होती है, वो कुछ विशेष लोगों यानी छोटे समूह के हाथ में होती है। वही मैं कह रहा था ना आपको कि कम लोग हैं संख्या में, लेकिन सत्ता उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है। ठीक है, उन्हीं की बात चल रही है। ये लोग क्या करते हैं, ये राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ताकतवर होते हैं और समाज के जो डिसीजन होते हैं उसको भी प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि ये इसके समर्थक कौन है सिद्धांत के, तो विल्फ्रेटो पेरेटो हो जाएंगे, गोटाना मोस्बा हो जाएंगे, रॉबर्ट माइकल्स हो जाएंगे, ठीक है, सी राइट मिल्स, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अभिजात वर्ग सिद्धांत को विकसित किया है, इसको सपोर्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिजात वर्ग सिद्धांत का अर्थ क्या है, तो ये जो अभिजात वर्ग है, इससे आशय समाज के उन प्रभावशाली लोगों से है जो सत्ता, धन, शिक्षा, संगठन और प्रशासन को कंट्रोल करते हैं। यानी ऐसे लोग जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, वो सत्ता को कंट्रोल करते हैं, पैसा उनके पास बहुत है, शिक्षा को भी वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रशासन पे भी उनका नियंत्रण है। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र में भी जो असली शक्ति होती है ना, वो जनता के पास नहीं होती, बल्कि कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के समूहों के हाथों में होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसमें तो लोकतंत्र में भी इन्होंने कमी निकाल दी है। कहने कि हम क्या सोचते हैं, हम तो ये सोचते हैं कि लोकतंत्र में जो असली शक्ति होती है वो जनता के पास होती है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि लोकतंत्र में असली शक्ति जो है वो जनता के पास नहीं होती, बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, मूस्का कहते हैं कि समाज जो होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है, एक तो होता है शासक वर्ग और एक होता है शासित वर्ग। ठीक है, अब शासक वर्ग और शासित वर्ग क्या है, शासक वर्ग का मतलब वो है जो शासन कर रहे हैं, यानी जो जिसकी सरकार है, यानी जो सरकार में है, जो पावर में है, जो ताकत है, जिनके पास, जो सत्ता चलाते हैं, सत्ता को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो वो शासक वर्ग है। और शासित वर्ग कौन है, जनता, यानी जिस पे शासन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या है, हम जनता है, हम सत्ता में थोड़ी हैं, तो हम जनता हैं, तो हम शासित वर्ग हो गए, और जो हमारे ऊपर शासन चला रहे हैं वो हमारा शासक वर्ग हो गया। यानी शासक वर्ग कौन है, अभिजात वर्ग, यानी शासक वर्ग को ये अभिजात वर्ग यहाँ पे बताया जा रहा है। अभिजात वर्ग सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, तो देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। सत्ता का केंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता का केंद्रीकरण, और एक शब्द होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब दोनों के बीच में अंतर समझ लो। सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक व्यक्ति है या एक समूह है, एक संगठन है, उसके पास सारी पावर है, वही सारे डिसीजन लेता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मान लो वो सत्ता किसी और हाथ में चली जाए, कई हाथों में बट जाए, जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार, यानी पावर क्या होती है, बट जाती है, तो उसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको केवल केंद्रीकरण समझ रहे हैं, यानी सत्ता का केंद्रीकरण। तो इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता हमेशा कुछ लोगों के हाथों में रहती है। ठीक है, यानी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है, यानी कुछ ही हाथों में केंद्रित है, कुछ ताकतवर लोग हैं, ठीक है, उनके हाथों में। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक का शासन। समाज में बहुसंख्यक जनता पर अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग जो है वो शासन कर रहा है। ठीक है, यानी जनता जो है वो बहुसंख्यक है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन जो शासन करने वाले लोग हैं वो संख्या में कम है, ताकतवर लोग हैं, लेकिन फिर भी वो शासन कर रहे हैं। नेक्स्ट है संगठन की शक्ति। नेक्स्ट है इसी इसी का पॉइंट समझिए। रॉबर्ट माइकल्स जो हैं ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि संगठित अल्पसंख्यक हमेशा असंगठित बहुसंख्यक पे प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक हैं, जो संख्या में तो कम है लेकिन वो संगठित हैं, लेकिन जो जनता है वो बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन वो असंगठित है। इसीलिए ये थोड़े से संगठित लोग, मुट्ठी भर लोग, इन लाखों करोड़ों लोगों पर राज कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत पे अपना शासन स्थापित कर लिया, तो भारत की जो जनता थी वो संख्या में अंग्रेजों से तो हजार लाख गुना ज्यादा रही होगी ना,
अंग्रेज तो मुट्ठी भर आए होंगे, 2 4 10 20 50 100 200 500 1000 कितने होंगे, जनता तो लाखों में थी, लेकिन फिर भी वो मुट्ठी भर लोगों ने उनपे शासन कर लिया। मुगलों की बात करें तो मुगल जो आए थे भारत में, वो कितने की संख्या में आए होंगे, जनता से थोड़ी ज्यादा होंगे संख्या में, उनसे तो कम ही होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाखों की संख्या पे अपना शासन किया। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि ये कम संख्या में होने के बाद भी शासन करते हैं। इसे ओलिगार्की का लौह नियम भी कहा जाता है। ओलिगार्की का मतलब ये होता है कि एक समूह के द्वारा शासन, यानी कुछ गिनती के लोग होते हैं और वही शासन चलाते हैं। अगला है पॉइंट कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण। पेरेटो कहते हैं कि अभिजात वर्ग समय के साथ दूसरे अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसको सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स कहा जाता है। यानी पहले एक अभिजात वर्ग था, उसके हाथ में पावर थी, कल को फिर दूसरा अभिजात वर्ग आ जाता है, उसके हाथ में पावर आती है, फिर तीसरा, इस तरीके से प्रतिस्थापित होते रहते हैं। अभिजात वर्ग सिद्धांत का महत्व, तो ये सिद्धांत राजनीति में वास्तविक शक्ति संबंधों को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये बताता है कि वास्तविक शक्ति आखिर है किसके पास। लोकतंत्र में जनता के पास असली पावर नहीं है, बल्कि एलाइट वर्ग जो है, अभिजात वर्ग जो है, उसके पास असली पावर है। ये कौन बताता है हमें? अभिजात वर्ग सिद्धांत बताता है। ठीक है, फिर ये बताता है कि लोकतंत्र में भी सत्ता जो होती है ना, वो पूरी तरीके से जनता के हाथ में नहीं होती है, ये राजनीतिक दलों के हाथ में, नौकरशाही या फिर जो आर्थिक शक्तियां होती है, इसके प्रभाव को समझने में भी सहायक होती है। फिर अभिजात वर्ग का जो सिद्धांत है, इसकी आलोचना, तो देखिए इसमें लोकतंत्र की उपेक्षा है, यानी ये सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता की भागीदारी को कम महत्व देता है। ये केवल अभिजात की ही बात कर रहा है, जनता की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर जनता की भूमिका को नजरअंदाज करना, यानी ये जो सिद्धांत है, इसमें सामान्य जनता को निष्क्रिय माना गया है, यानी जनता को निष्क्रिय मान लिया गया है। जबकि आधुनिक लोकतंत्र में देखा जाए तो जनता ही तो चुनाव करती है, जनता ही आंदोलन के माध्यम से सत्ता को प्रभावित करती है, यहाँ तक कि आंदोलन के माध्यम से जनता जो होती है सत्ता को बदल भी देती है। लेकिन ये लोग जनता को कुछ समझ ही नहीं रहे, जनता को निष्क्रिय मान रहे हैं। तो ये इसकी आलोचना है, यानी इसकी कमियां आप मान लीजिए। फिर अत्यधिक निराशावादी दृष्टिकोण, यानी ये जो सिद्धांत है, ये मानता है कि सत्ता हमेशा कुछ लोगों के हाथ में रहेगी, जिससे लोकतांत्रिक परिवर्तन की संभावनाएं बहुत कम दिखती है। ठीक है, तो एक तरीके से निराशावादी सिद्धांत है, जो ये मान के बैठा हुआ है कि हमेशा सत्ता जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में रहेगी। फिर समानता के सिद्धांत के विरुद्ध, अभिजात वर्ग सिद्धांत राजनीतिक समानता और जनसत्ता की अवधारणा को कमजोर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी समाजों पे लागू नहीं, यानी कुछ लोकतांत्रिक देशों में जनता, मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक समाज भी सत्ता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर जगह केवल अभिजात वर्ग का प्रभुत्व नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। अभिजात वर्ग का सिद्धांत राजनीतिक शक्ति की वास्तविकता को समझाने वाला सिद्धांत है, यानी अभिजात वर्ग सिद्धांत है ना, ये हमको बताता है कि राजनीतिक शक्ति जो है असल में किसके पास है, जनता के पास है या फिर कुछ गिने चुने लोगों के पास है। ठीक है, ये सिद्धांत हमको ये बताता है। ये हमको बताता है कि समाज में सत्ता जो होती है अक्सर सीमित लोग, यानी कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, उन्हीं के हाथों में केंद्रित रहती है। ठीक है, हालांकि ये सिद्धांत लोकतंत्र और जनता की भूमिका को ज्यादा महत्व नहीं देता, फिर भी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखें तो शक्ति संरचना को समझने में ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला प्रश्न है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए जो है, यहाँ पे जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल होता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है, इसके बारे में आपको बताना है, अमेरिका के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की सरकार की। तो देखिए अमेरिका की जो सरकार है, वहां पे भी भारत जैसा ही सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ पे कार्यपालिका होती है, हमारे यहाँ पे विधायिका होती है, हमारे यहाँ पे न्यायपालिका होती है, ऐसे ही अमेरिका में भी होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है यहाँ पे राज्य का प्रमुख है और सरकार का प्रमुख है, यानी राज्य यानी देश का भी प्रमुख होगा और सरकार का हेड तो वो होता ही है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं, जैसे कि उसमें कानून को वीटो कर सकता है, वो संघीय अधिकारियों की नियुक्ति भी करने का अधिकार उसके पास होता है, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हो गए, उनके रूप में कार्य करने की क्षमता भी प्रेसिडेंट के पास होती है अमेरिका में। ठीक है, राष्ट्रपति अधिकतम 2 कार्यकाल के साथ 4 साल कार्यकाल पूरा करता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अगर हम देखें अमेरिका में, तो जो वहां पे प्रेसिडेंट होता है वो 2 कार्यकाल के साथ, यानी 4 साल का कार्यकाल, यानी 4 साल का एक कार्यकाल हो गया, दूसरा 4 साल का कार्यकाल हो गया, यानी ज्यादा से ज्यादा 8 साल ही प्रेसिडेंट वहां पे रह सकता है। ठीक है, और कहा जाता है कि मैक्सिमम 10 साल भी हो सकता है विशेष परिस्थिति में, पर नॉर्मल जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें 8 साल तक ही माना जाता है। फिर जबकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य 2 साल का कार्यकाल और सीनेटर 6 साल
का कार्यकाल पूरा करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो अमेरिका की जो संसद है ना, जैसे भारत की संसद है उसको तो हम संसद ही कहते हैं, यानी अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे ही जो अमेरिका की संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। यानी अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। जैसे भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, हमारी संसद में राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है, ऐसे ही इनकी जो कांग्रेस है, इनकी जो संसद है उसमें भी 2 सदन होते हैं, ठीक है, यानी अपर चैम्बर ऑफ यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? यूनाइटेड लोअर चैम्बर जो है जिसको कहा जाता है, यानी उच्च सदन हो गया एक, और एक निम्न सदन हो गया जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे द्विसदनीय, आप ये लगा लो, इनकी संसद होती है। अमेरिका एक संघीय प्रणाली है, जिसका अर्थ क्या है कि शक्ति जो है वो राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में विभाजित है। यानी जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है, इनके बीच में शक्तियां विभाजित होती है, ऐसे ही यहाँ पे भी शक्तियां विभाजित है। ये एक मजबूत केंद्रीय सरकार को बनाए रखते हुए कुछ हद तक स्थानीय स्वायत्ता की भी अनुमति देते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे केंद्र की सरकार जो होती है वो भी मजबूत होती है, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक शाखा कार्यकारी और विधायी शाखाओं से स्वतंत्र है। यानी इनकी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, कानून की व्याख्या कर सकती है, लागू करने के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे की जाती है और सीनेट के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी अमेरिका की जो न्यायपालिका है, जो वहां की सर्वोच्च न्यायालय है, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा जो अन्य जो संघीय न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सीनेट उसको क्या करती है? पुष्टि करती है उसकी। अमेरिकी संविधान में अधिकारों का एक विधेयक भी शामिल है जो मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को दिखाता है, जो सरकारी उल्लंघन से सुरक्षित है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, धर्म निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है वहां पे मिले हुए लोगों को, ठीक है। अमेरिका अपने नेताओं को चुनने के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का उपयोग करता है, यानी डायरेक्ट लोग वोट दे सकते हैं और अपने कैंडिडेट को जिता सकते हैं वोट देकर, ठीक है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है नेता जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह हों और उन्हें चुनाव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो पूरा सिस्टम वैसा ही है, जैसे भारत में हम क्या करते हैं, हम वोट देते हैं अपने कैंडिडेट को, नेता को चुनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। 2 दलीय प्रणाली, अमेरिका ऐतिहासिक रूप से 2 दलीय प्रणाली के तहत काम करता है, जिसमें एक यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिकन पार्टियां हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीय राजनीति पे हावी रहती हैं। उपयुक्त उदाहरण के साथ एकात्मक और संघीय, यहाँ पे हमारा ये अमेरिका वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। 2 दलीय यहाँ पे व्यवस्था है, मतलब 2 मुख्य दल होते हैं, एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी होती है, दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक होती है, इनके बीच में ही कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ एकात्मक और संघीय राजनीतिक प्रणालियों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी एकात्मक और जो संघीय राजनीतिक प्रणाली है इसके बीच में क्या अंतर होता है, ये आपको एग्जाम्पल के सहित यहाँ पे बताना है। तो एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। तो एकात्मक जो प्रणाली होती है इसमें केंद्र या राष्ट्रीय सरकार के पास सारी शक्ति होती है, यानी जो केंद्र की सरकार है उसके पास ज्यादा ताकत होती है, ठीक है, सारी शक्ति उसके पास होती है। उपराष्ट्रीय सरकार जैसे प्रांत या प्रांत प्रांत की सरकार, राज्य की सरकार, ये अपना अधिकार केंद्र सरकार से प्राप्त करती है और इसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अन्य सरकारें होंगी उसको केंद्र की सरकार से ही ताकत मिलेगी, केंद्र सरकार चाहे तो उनको गिरा भी सकती है, ठीक है। विशेषता क्या है? केंद्रीकृत शक्ति होती है, यानी सभी प्रमुख शक्तियां जो होती है वो केंद्र सरकार के पास ही होती हैं। सीमित स्वायत्ता, यानी उपराष्ट्रीय सरकारों के पास ज्यादा सीमित शक्तियां, उनके पास सीमित शक्तियां हैं और सीमित अधिकार हैं, ठीक है, जो अधिकतर केंद्र सरकार के द्वारा ही प्रत्यायोजित होते हैं। कहने का मतलब है कि केंद्र के पास ही सारी पावर होती है, जो अन्य सरकारें होती है उनके पास उतनी पावर नहीं होती है। अगला है समान कानून। कानून और नीतियां आमतौर पर पूरे देश में एक समान है। उदाहरण, फ्रांस। फ्रांस में पेरिस में राष्ट्रीय सरकार के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, ठीक है। यानी जो फ्रांस में जो पेरिस है, यहाँ पे जो केंद्र की सरकार है इसके पास ही महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं और स्थानीय सरकारों के पास बहुत ही कम शक्तियां होती हैं। चीन का देखो, चीन में भी एकात्मक प्रणाली है, वहां पे देखा जाए तो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसी के पास सारी शक्तियां होती है, ठीक है। संघीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं। संघीय व्यवस्था में सत्ता जो होती है वो केंद्र और राष्ट्रीय सरकार, यानी केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार, फिर उपराष्ट्रीय सरकार जैसे प्रांत की सरकारें होती हैं, ठीक है। इनके बीच सत्ता विभाजित होती है। जैसे मान लो भारत है, भारत में देखो एक तो केंद्र की सरकार है जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, फिर राज्य की सरकार होती है उनके पास कम ताकत होती है, मतलब केंद्र के मुकाबले कम ताकत होती है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एक स्थानीय सरकारें भी होती हैं, तो ये संघीय व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताओं को समझते हैं। साझा शक्ति यानी केंद्र और जो राष्ट्रीय दोनों प्रकार की जो सरकार, यानी उपराष्ट्रीय सरकार का मतलब यहाँ पे राज्य सरकार से है, ठीक है। यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र और अपने अधिकार होते हैं, यानी दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से काम कर सकते हैं। दोहरी संप्रभुता यानी सरकार का प्रत्येक स्तर पर अपने प्रभाव क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यानी सरकार का हर क्षेत्र जो होता है, जो उसका कार्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत काम करेगा, स्वतंत्र होकर काम करेगा, ठीक है। फिर विविध कानून यानी जो उपराष्ट्रीय सरकारों के पास ऐसे कानून बनाने और लागू करने की शक्ति होती है जो उनके क्षेत्रों में लागू होते हैं, जिससे पूरे देश के कानून में भिन्नता हो। कहने का मतलब है जैसे केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी वो पूरे देश के लिए बना देगी, ठीक है, लेकिन राज्य सरकार अपने राज्य के लिए स्पेशल कानून बना सकती है, ठीक है, वो उसके राज्य में ही लागू होगा। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय प्रणाली के तहत काम करता है। यहाँ पे शक्तियां जो होती हैं वॉशिंगटन डीसी में संघीय सरकार के पास हो, यानी जो केंद्र की सरकार है उसके पास है, और यहाँ पे राज्य सरकार के बीच भी शक्तियां विभाजित होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, उसका संविधान और कानूनों का समूह भी होता है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी भी संघीय व्यवस्था है, जहां पे शक्तियां जो होती है संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार और 16 अलग अलग राज्यों के बीच में बटी होती है। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा होती है, और वो वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में, पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में, सांस्कृतिक मामलों के क्षेत्र में काम कर सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो ये होता क्या है? तो देखिए ये एक चुनाव की प्रणाली होती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत सिंपल प्रणाली होती है। इसमें जो हर सीट से एक कैंडिडेट ही जीतेगा, और जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा, यानी जो वोट सबसे ज्यादा पाएगा वही जीत जाएगा। इसको ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ठीक है। तो समझते हैं। तो देखिए चुनाव प्रणालियां ये डिसाइड करती है कि ये डिसाइड करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वोटों को संसद या विधानसभा जैसे प्रतिनिधि निकाय में सीटों में कैसे परिवर्तित किया जाए, ठीक है। तो इसको एक बार मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं थोड़ा। देखिए होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे मान लो बहुत बड़ा देश है, तो अलग अलग क्षेत्र में सीटों में बांट दिया जाता है पूरे देश को। फिर चुनाव प्रणाली ये डिसाइड करती है कि किस सीट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कहाँ से कितनी सीटें हैं, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पता लगती है। ये प्रणाली एक सरल बहुलता मतदान प्रणाली है, जहां पे मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक वोट डालेगा और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाएगा, ठीक है। यानी हम जो वोटर होते हैं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वोट देने, हमको एक ही वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। हम अपने कैंडिडेट जो भी हमें पसंद है हम उसको वोट देंगे, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। इसका उपयोग आमतौर पर एकल सदस्यीय जिलों में किया जाता है, जहां प्रत्येक जिला विधायी निकाय के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है। कहने का मतलब है कि इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एकल सदस्य क्षेत्र है, कोई जिला है मान लो, वहां पे क्या करना है, वहां पे चुनाव कराने हैं। तो वहां पे कई सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, कैंडिडेट ज्यादा लड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेगा एक ही कैंडिडेट, ठीक है। फिर बहुलता की जीत, यानी जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वही जीतेगा, भले ही पूर्ण बहुमत मिले या ना मिले, बहुमत से कोई लेना देना नहीं है, बस जो जिस सीट पे सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, ठीक है। ये सीधा और मतदाताओं के लिए समझने में भी आसान होता है, क्योंकि केवल एक ही उम्मीदवार को चुनना है, ठीक है। यानी एक सीट पे एक ही उम्मीदवार जीतेगा। चुनाव बेशक से 10 लड़ रहे हो, लेकिन जीतेगा एक ही, और बिल्कुल सिंपल है, जो ज्यादा वोट लेकर आएगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ये अक्सर दो दलीय प्रणाली की ओर ले जाता है। यहाँ जहाँ पे दो प्रमुख पार्टियां हावी होने लगती है, यानी ये जो सिस्टम है ना, इसमें यही हो जाता है कि दो दलीय व्यवस्था देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि मल्टीपोलर सिस्टम यहाँ पे ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता, लास्ट में दो दल ही हावी रहते हैं राजनीति में। आप देखोगे हमारे भारत में यही सिस्टम है। तो आप वैसे तो पार्टी बहुत सारी है, लेकिन दो ही मेन पार्टियां होती हैं किसी भी सीट पे, जिनके बीच में कंपटीशन होता है। चुनाव लड़ने वाली बेशक से 50 पार्टियां हो, 100 पार्टियां, उससे मतलब नहीं है, दो दलीय प्रणाली की तरफ ही ये जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उन पार्टी या उम्मीदवारों का असंगत प्रतिनिधित्व हो सकता है जिनके पास विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में मजबूत समर्थन हो, भले ही उनका समर्थन देश भर में समान रूप से वितरित ना हो। बिल्कुल, आप देखते हो ना कि कई बार क्या होता है कि कोई उम्मीदवार, कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी वो जीत जाती है अपने क्षेत्र में, ठीक है, जहां पे उसका समर्थन मजबूत हो। बेशक से पूरे देश में उसे कोई एक वोट ना देता हो उसी पार्टी को, लेकिन जिस जगह पे उसका समर्थन मजबूत है वहां से वो जीत जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ लोकल पार्टियां देखी होगी, जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर क्षेत्र में तो जीतती रहती है, क्योंकि वहां पे जन समर्थन है। लेकिन जब वही पार्टी देश के दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ती है, तो वहां पे उसको एक भी सीट नहीं मिलती है, सारी सीटों पे हार जाती है, ठीक है, लेकिन अपने क्षेत्र में वो जीतती रहती है।
अगला क्वेश्चन है, अधिनायकवादी या सत्तावादी शासन से आप क्या समझते हो? ठीक है, सत्तावादी शासन और लोकतांत्रिक सरकार के बीच में तुलना करो, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सत्तावादी शासन आखिर होता क्या है? यानी ऐसी सरकार जो तानाशाही पे उतर आए, ठीक है, जो जनता पे ध्यान ना दे, अपनी अपनी चलाए, यानी ताकत किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में हो और वो अपने हिसाब से शासन चलाए, जनता की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन चीजों पे ध्यान ना दे, तो इसको हम सत्तावादी शासन कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, वही पूरे देश को चला रहा होता है। तो एक सत्तावादी शासन सरकार का एक ऐसा रूप है जो मजबूत केंद्रीकृत शक्ति और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता की विशेषता है। यानी कि इसमें क्या होता है, मजबूत केंद्रीकृत शक्ति होती है जिसके हाथ में पूरा शासन होता है, और राजनीतिक स्वतंत्रता वहां पे लिमिटेड होती है, ना के बराबर। ऐसे शासन में राजनीतिक शक्ति आमतौर पर एक ही नेता या फिर कई देशों में तो एक ही पार्टी के हाथों में होती है। ठीक है, सीमित राजनीतिक भागीदारी, यानी सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की कोई यहाँ पे भूमिका नहीं होती। ठीक है, यानी जनता की भूमिका नहीं है। यदि चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ दल जो है या जो नेता है वो सत्ता में बने रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए अक्सर उनमें हेरफेर या कंट्रोल किया जाता है। यानी एक ही पार्टी सत्ता में रहे, उसको कंट्रोल किया जाता है, कुछ उसमें घपला घोटाला भी किया जा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता पे प्रतिबंध, यानी भाषण देना, सभा करना, प्रेस की स्वतंत्रता पे यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, अंकुश लगाया जाता है। ठीक है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं होती है, भाषण देने की आजादी नहीं होती है, मीडिया यहाँ पे स्वतंत्र नहीं होती है। केंद्रीकृत नियंत्रण, यानी सरकार जो है अर्थव्यवस्था, मीडिया, न्यायपालिका, अन्य संस्थानों पर सख्त नियंत्रण रखती है। अक्सर उन्हें सत्ता बनाए रखने और विपक्ष को दबाने के उपकरण के रूप में देखा जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव, यानी सत्तावादी शासन में अक्सर शासन में पारदर्शिता बहुत कम होती है। ठीक है, और उन्हें क्या होता है, जनता या स्वतंत्र संस्थानों के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कोई पारदर्शिता नहीं होगी, सरकार जवाबदेह नहीं होगी, सरकार का जो मन करेगा सरकार वो कर सकती है। ठीक है, जनता को कोई आजादी देने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, ऐसी ये सरकारी व्यवस्था है। फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं, लोकतंत्र तो आप जानते ही हो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता के हाथ में पावर होती है, सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। यानी एक लोकतांत्रिक शासन सरकार का एक ऐसा रूप है जो समानता, कानून का शासन, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता जो होती है शासितों की सहमति से प्राप्त होती है, यानी जनता की सहमति से प्राप्त होती है। जनता अगर चाहे तो किसी को वोट देकर जिता सकती है, जनता चाहे तो अगली बार उसको वोट देकर हरा भी सकती है, ना वोट देकर। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि जनता के पास पावर होती है, जनता के पास बोलने का अधिकार होता है, राजनीतिक भागीदारी होती है। ठीक है, यानी नागरिक जो हैं वो वोट देते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, नेताओं को, अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव के द्वारा वो स्वतंत्र होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार, लोकतांत्रिक शासन भाषण, सभा, धर्म और प्रेस को की स्वतंत्रता जो है इसको बरकरार रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता होती है, जनता की स्वतंत्रता होती है, जनता अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकती है लोकतंत्र में। ठीक है, लेकिन सत्तावादी शासन में ऐसा नहीं होता है। फिर विकेंद्रीकरण शक्ति, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली जो होती है इसमें सरकार की कई शाखाएं होती है, जैसे कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, और प्रशासन भी कई स्तर पे होता है, जैसे स्थानीय स्तर पे होता है, क्षेत्रीय स्तर पे होता है, राष्ट्रीय स्तर पे होता है। इस तरीके से राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो बटे होते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही, आपको पता है लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता सवाल पूछती है सरकारों से, सरकारों को जवाब देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली के बीच में अंतर बताओ। एक दलीय मतलब जहाँ पे एक ही पार्टी का शासन हो, द्विदलीय जहाँ पे दो मुख्य पार्टियां हो, बहुदलीय जहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हो। ठीक है, तो इनके बीच में क्या अंतर है, आपके अनुसार इसमें कौन सा लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक दलीय। एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, केवल एक ही राजनीतिक पार्टी होती है, उसी को कानूनी रूप से सत्ता संभालने की परमिशन होती है और वह शासन के सभी पहलुओं को कंट्रोल करती है। विपक्षी दल यहाँ पे बैन होते हैं और चुनाव यदि होते हैं तो वास्तविक कंपटीशन के बिना अक्सर नाम मात्र के चुनाव होते हैं। अब सोचो एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टी नहीं है, तो चुनाव कराने का फायदा ही क्या है? ठीक है, सत्ता जो होगी वो एक ही पार्टी के हाथ में रहनी है, तो ये चीजें होती है यहाँ पे। उदाहरण के लिए आपके सामने चाइना है, चाइना में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है
और सोवियत में देखें तो वहां पे भी पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ ही शामिल होती थी। चाइना इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आप चाइना का एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। फिर द्विदलीय, जहां पे दो दलों को मुख्य मान्यता हो, यानी दो दलीय प्रणाली, जो दो प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी परिदृश्य पे हावी होते हैं, उनके चुनाव जीतने की वास्तविक संभावना होती है। यानी मान लो कोई देश है, वहां पे दो पार्टी है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। यही दो पार्टी यहाँ पे हैं और या तो ए जीतेगी या बी जीतेगी, हो सकता है ए जीत जाए या हो सके बी जीत जाए। यानी यहाँ पे फिर भी ये होता है कि कम से कम ऑप्शन होता है लोगों के पास। हालांकि अन्य पार्टियां भी मौजूद हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर उनका प्रभाव बहुत ना के बराबर होता है, वो सत्ता में नहीं आ पाती है, ठीक है। उन्हें महत्वपूर्ण चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे दो दलीय प्रणाली है, यहाँ पे आप डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन इन्हीं के बीच में कंपटीशन देखोगे हमेशा। भारत की बात करें तो यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, जहां पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हो, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हो, ठीक है, और उसमें जीतने के चांस भी होते हो। तो बहुदलीय प्रणाली में कई राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये सत्ता के लिए क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं, कंपटीशन करती हैं, और कई दल वास्तविक रूप से चुनाव जीत भी सकते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी में ऐसा है, भारत में ऐसा है, और यूरोप के भी कई देशों में ऐसा है जहां पे बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो आप यही मानोगे, ठीक है। यानी लोकतंत्र के लिए जो होता है वो बहुदलीय प्रणाली ही सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ये समावेशी होती है, यहाँ पे लोगों को आवाज उठाने का मौका मिलता है, ठीक है। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो उसमें। हालांकि बहुदलीय प्रणाली प्रबंधन के लिए ज्यादा जटिल और चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है, विशेष रूप से स्थिर सरकार बनाने में, समय समय पर निर्णय लेने में ये थोड़ा सा दिक्कत रहती है। कई बार क्या होता है, जहां पे बहुदलीय व्यवस्था है, किसी को बहुमत नहीं मिल पाता है, फिर गठबंधन की सरकार बनाना पड़ता है मजबूरी में। फिर दूसरी ओर दो दलीय प्रणाली जो होती है, स्पष्ट चुनावी विकल्प होता है, ज्यादा सुव्यवस्थित शासन प्रदान करती है, लेकिन राजनीतिक विविधता को सीमित कर देती है, ठीक है। अल्पसंख्यक जो होता है हाशिए पे चला जाता है। और एक दलीय प्रणाली जो है, ये लोकतंत्र के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, सारा कंट्रोल जो होता है एक ही पार्टी के हाथ में होता है, वो तानाशाही पे उतर आती है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं क्या करती है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को कंट्रोल करने लग जाती है। तो ये चीजें आपको बतानी थी। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, ये आसान सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। आपको कमेंट में जरूर बताना है, जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को देखता हुआ आया एंड तक, वो कमेंट में बताए कैसा आपको लगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।